हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग कंटिन्यू करंट अफेयर की सीरीज़ चला रहे हैं, जो हमारी स्पेशल है, जो भी आगामी जो एग्ज़ाम है, जो आने अभी 14 नवंबर को CDS और NDA के लिए, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। और ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्योंकि करंट अफेयर का एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है पोर्शन, और हर बार इसके 20 से 25 क्वेश्चन हर बार एग्ज़ामों में आ रहे हैं। तो आपको CDS और NDA जो भी 14 नवंबर को है, जो UPSC कंडक्ट कराती है, इसमें आपका 7 से 8 महीने का करंट अफेयर आता है। मैं भी यहाँ आपको 7 से 8 महीने का करंट अफेयर प्रोवाइड कर दूँगा। इससे पहले हम लोग 4 मंथ का करंट अफेयर देख चुके हैं, और आज हम लेकर के आए हैं उसी की नेक्स्ट पार्ट को, मतलब अगली सीरीज़ को उसी के नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू लेके चल रहे हैं, और नेक्स्ट मंथ को लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने जुलाई तक का देख लिया था, आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त के। तो आप मेरे साथ यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये पूरे अगस्त मंथ का है, ये पूरे अगस्त माह का है, और 2021, तो ये जो लिखा है ये आपका 2021 अगस्त 2021 का है। और जितने भी आगामी परीक्षाएं होंगी उन सब में भी इम्पोर्टेंट होगा। आने वाले 1.5 साल एग्ज़ाम जितने भी, क्योंकि अभी जो करंट अफेयर की सीरीज़ है, जिस प्रकार से करंट अफेयर एग्ज़ामों में पूछा जा रहा है कि अभी कोई फिक्स नहीं है कि क्या पूछे। 2 साल का भी पूछ रहा है, 1 साल का भी पूछा, जस्ट 3 महीने का पहले का भी पूछ दे पूरा। तो अभी कोई उसका ऐसा फिक्स डाटा नहीं है कि वो एक ही जगह से पूछेगा, तो हमें तो हर एक तरह से तैयार रहना पड़ेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे पहली स्लाइड डिस्कस करने जा रहा, और पहला पॉइंट, भारत ने अमेरिका से एंटी शिप मिसाइल, क्या एंटी शिप मिसाइल, जिसका नाम क्या है, हार्पून। तो याद रखना, हार्पून क्या है, हार्पून एक एंटी शिप मिसाइल है जो अमेरिका के साथ खरीद हेतु समझौता किया है। मैं भी हाल में बता दूं कि भारत ने अभी हाल में एंटी शिप मिसाइल जो हार्पून है, तो बस इतना याद रखना कि अभी भारत ने अभी हाल में किस कंट्री के साथ हार्पून मिसाइल का समझौता किया है, तो वो किया है किसके साथ, अमेरिका के साथ। बस इतना सा रखो याद, उसमें ज़रूरत नहीं ज़्यादा। अगले देखिए, इसके बाद अगला पॉइंट, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान पोत, मतलब भारत का पहला स्वदेश मतलब जो भारत ही में बना है विमान पोत, जिसका नाम है INS विक्रांत। क्या नाम है, INS विक्रांत का परीक्षण किया है, जो कहाँ पे किया गया, कोचीन के केरल तट पर, कोचीन केरल कोस्ट पर। तो ठीक है, INS विक्रांत है वो स्वदेशी मतलब ये इंडिया का बना हुआ है, स्वदेश का ही बना हुआ है, अपने देश का ही बना हुआ है ये। और ये पहला ऐसा है जो पूर्ण तरह से स्वदेशी है, जिससे हमने कहीं भी दूसरे कंट्री की हेल्प नहीं लिया, किसी और जगह से हेल्प नहीं लिया, किसी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या किसी और दूसरे मतलब कंपनी की वैसी हमने हेल्प नहीं ली। तो पूरा ये भारत का ही बना स्वदेशी है। सो स्वदेशी निर्मित विमानपोत INS विक्रांत अभी परीक्षण किया गया है, जो कहाँ पे किया गया, कोचीन के केरल तट पे किया गया है। इसका निर्माण इसको किसने बनाया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो याद रखना, इसका निर्माण किसने किया है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। इससे पहले आप देख सकते हो कि INS विक्रांत का परीक्षण किसने किया, कोचीन केरल तट पर, और बनाया किसने, कोचीन शिपयार्ड। इसका अगला देखो, इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो इसरो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है, जो आंध्र प्रदेश में आता, से पृथ्वी को पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह, एक उपग्रह सैटेलाइट, मतलब पृथ्वी का पूरा अध्ययन करने के लिए एक सैटेलाइट की तैयारी की थी, और एक की थी आपकी इसरो के द्वारा की गई थी। तो एक यहाँ पे सैटेलाइट बनाया गया था, जिसका नाम है जिसका नाम है EOS-03 तो अभी ये क्या करता कि पृथ्वी का पूरा उसका रेवोल्यूशन क्या, ये सब चीज़ों की जानकारी देता, और उसका पूरा अवलोकन करके आता, उससे पूरी जानकारी और भी नई चीज़ों की जानकारी लेके आता। तो अभी हाल में क्या हुआ, इसका अवलोकन किया, इसका नाम है EOS-3 को GSLV-10 किसके द्वारा छोड़ा गया, तो ये नाम याद रखना, GSLV-10, जो कि असफल रहा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन है कि अभी इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से एक पृथ्वी के अवलोकन के लिए एक उपग्रह छोड़ने का प्रयास किया था,
जो असफल रहा है उसका नाम क्या है, ऐसा भी पूछ सकता है कि या फिर किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अभी मतलब पृथ्वी के अवलोकन के लिए EOS-303 सैटेलाइट का जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसका परीक्षण करने जा रही थी, जो कि क्या हो गया अभी प्रेजेंट में असफल हो गया। तो ये अगस्त मंथ में हुआ है। तो ये याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा आपका। तो ये इंपॉर्टेंट है खास करके डिफेंस जैसे एग्जाम में, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसका देखिए मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। पाकिस्तान ने अभी हाल में पाकिस्तान ने क्या किया है, सरफेस टू सरफेस, पाकिस्तान ने सरफेस टू सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, एक मिसाइल का इसने लॉन्च किया है या परीक्षण किया है जिसका नाम है गजनबी। तो देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये गजनबी आपके इतिहास में भी एक नाम मिलता है महमूद गजनबी का, जो एक मतलब क्या था, एक अफगानी अटैकर था, कह सकते हो उसको कि मतलब अफगानिस्तान में जो जगह आती है गजनी, वहाँ से वो आया था और उसी का सरनेम भी गजनबी था, गजनबी लगाया था। तो क्वेश्चन आएगा कि गजनबी मिसाइल का परीक्षण किसने किया। तो आप अभी सोच लीजिए कि गजनबी कहाँ है, गजनी गजनी गजनबी किससे कनेक्शन है, तो अफगानिस्तान से। तो आपका आंसर क्या होगा, अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान नहीं, इसने किसने किया है, पाकिस्तान ने किया है। तो पाकिस्तान ने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कहाँ क्या नाम दिया है, गजनबी। तो गजनबी याद रखना, गजनबी एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो पाकिस्तान ने इसको भी लॉन्च किया है, जो कैसी है, सरफेस टू सरफेस। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैसी है, सरफेस टू सरफेस। अगला पॉइंट देखिए, ये भी इंपोर्टेंट रहेगा। डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के लिए उन्नत चाप प्रौद्योगिकी, एक टेक्नोलॉजी चलाई है, उन्नत चाप प्रौद्योगिकी, एडवांस चाप, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एडवांस चाप टेक्नोलॉजी का विकास किया है। तो ये क्या करेगा, जो वायुसेना है उनके जितने वायु लड़ाकू विमान है, फाइटर प्लेन है, उनकी सुरक्षा करेगा कि कोई इस पर अटैक तो नहीं कर रहा, ये सब चीज़ों की जानकारी देगा। तो ये भी याद रखना। रूस के मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीक फोरम, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीक, एक यहाँ पे तकनीकी फोरम में मतलब मीटिंग हुई है, आर्मी 21 करके नाम दिया है, आर्मी 21 का आयोजन किया गया। तो आर्मी 21 का आयोजन कहाँ किया गया, रसिया के मॉस्को में किया गया है। तो ये भी याद रखना। और इसमें भारत ने भी क्या थी, अब इसमें ये लिख लेना कि इसमें भारत ने भी क्या लिया था, हिस्सा लिया था। भारत ने हिस्सा लिया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे क्या, भारत ने भी क्या लिया था, हिस्सा लिया था। तो इंपोर्टेंट है कि रूस मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 21, तो कहाँ, मॉस्को में किया, और जिसने भारत ने भी क्या लिया, हिस्सा लिया। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसका देखो अगला पॉइंट, अमेरिका ने सबसे तेज परिक्रमा मतलब रेवोल्यूशन करने वाला क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, सेलेस्टियल प्लैनेट, जो पत्थर के बने रहते हैं, क्षुद्र ग्रह जो रहते हैं, आप मुझे बताएंगे कि क्षुद्र ग्रह जो रहते हैं सेलेस्टियल प्लैनेट बोलते हैं, जो पत्थर बड़े बड़े पत्थर या कंकड़ पत्थरों के रहते हैं, पत्थरों के बने रहते हैं और डस्ट पार्टिकल के भी बने रहते हैं। एक किस ग्रह के बीच में एक पट्टी बनी हुई है क्षुद्र ग्रहों की, सेलेस्टियल बेल्ट बोलते हैं उसको, ये बनी हुई। तो किन किन ग्रहों, किन किन प्लैनेट के बीच में ये बनी हुई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये देखिए, तो सबसे तेज क्षुद्र ग्रह, तो अमेरिका के खगोलविदों मतलब कि एस्ट्रोनॉट ने परिक्रमा करने वाले सबसे तेज घूमने वाले क्षुद्र ग्रह की खोज की है, जिसका नाम है 2021, अभी नाम दिया PH27, तो नाम दिया है PH27। और कितने दिन में पूरा करता है एक चक्कर, तो 113 दिन में। तो सबसे तेज फास्टेस्ट है। तो ये तो याद रखना कि इसका क्या नाम है, PH21 तो नाम दिया ही गया है, तो 113 दिन में। इसका मेरे देखिए अगला पॉइंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान की एक माउंटेनिस्ट है, पाकिस्तान के पर्वतारोही, क्या है, पर्वतारोही, जिसका नाम है सहरोज कासिफ। तो सहरोज कासिफ जो इसकी उम्र अभी 19 वर्ष है, इनने जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, सेकंड नंबर की, कौन सी नंबर, सेकंड चोटी K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, कहाँ किसके नाम से जानते हैं, और भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर देखा जाए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गॉडविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम लद्दाख के ऊपर से दर्रों के पास में सबसे ऊंचाई पर पड़ती है। तो आप ये याद रखना कि अभी पाकिस्तान के पर्वतारोही हैं सहरोज कासिफ हैं, जिनकी उम्र 19 वर्ष है, और इनने अभी इस चोटी के मतलब चढ़ करके रिकॉर्ड अपने नाम किया है, और इसको अभी इनने फतेह किया, मतलब
कंप्लीट कर ली अपनी क्लाइंबिंग। तो ये पॉइंट आप याद रखना कि कहाँ के हैं, तो किसने किया है, तो ये पाकिस्तानी है या पाकिस्तान के सहरोज कासक ने किया। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, श्रीलंका के रत्नापुर। तो श्रीलंका में जगह है रत्नापुर में दुनिया के सबसे बड़े तारा नील समूह। यह एक कीमती पत्थर है, क्या है, कीमती पत्थर है जो हल्के नीले रंग का होता है। देखो अभी है क्या, मैं बता दूं, अभी हाल में खुदाई में क्या हुआ था कि श्रीलंका में खुदाई चल रही थी, तो वहाँ पे एकदम बहुत ज़्यादा कीमती पत्थर मिला और दुनिया का सबसे कीमती पत्थर मिला है, और जिसको नाम दिया है तारा नील समूह। क्या दिया गया है, तारा स्टार ब्लू ग्रुप, ग्रुप ऑफ स्टार या ग्रुप ऑफ स्टार बोल सकते हैं, ब्लू स्टार, ग्रुप ऑफ ब्लू स्टार या तारा नील समूह इसको नाम दिया गया है। अब है क्या, मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो श्रीलंका जो कंट्री है वो पता है कि आप जानते हो कि हिंद महासागर में फैला हुआ है, मतलब कि विस्तृत है, और भारत से पाक की जल संधि के द्वारा अलग होता है, मतलब कि जुड़ा हुआ है और अलग भी होता है उसी से। ऊपर बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर है। अब इसमें इम्पोर्टेंट और बता दूं, श्रीलंका को ही द्वीप, उसको मोतियों का द्वीप कहा जाता है उसको, या रत्नों का द्वीप बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा द्वीप और रत्न कहाँ पे मिलते हैं, तो वो कहाँ पे मिलते हैं, आपके श्रीलंका में मिलते हैं। तो ये देखिए, तो एक रत्न मिला है और इतना रत्न से रत्नापुर, तो श्रीलंका के रत्नापुर में दुनिया के सबसे बड़ा तारा नील समूह मिला है, जो सबसे बड़ा क्या कीमती पत्थर जो हाले नीले रंग का होता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आगे वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसे याद ही कर लेना आप, प्रवालों और मूंगा चट्टानों को नुकसान पहुंचाने वाली सनस्क्रीन पर प्रतिबंध। तो देखो ये है क्या, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिन स्टूडेंटों को प्रवाल या मूंगा चट्टान पता नहीं है तो वो मेरे मतलब प्ले लिस्ट में जाके मूंगा चट्टान या मतलब प्रवालों से रिलेटेड एक लेक्चर है, आप जाके देख सकते हो, और जो आपके करंट अफेयर की सीरीज में प्री प्लस मेंस की करंट अफेयर की सीरीज में डला हुआ है, तो पहले वो देखना, तब आपको समझ में आएगा प्रवाल या मूंगा चट्टान क्या है। तो मैं बता दूं, एक 2 सेंटीमीटर का एक छोटा सा बैक्टीरिया रहता है जिसे फॉलिप कहते हैं, और एक क्या रहा है कि अभी हाल में क्या करते थे, जैसे कि यहाँ पे जो सैलानी जाते थे, मतलब जो घूमने के लिए जो पर्यटक जाते थे समुद्र में, तो वो लोग क्या धूप में एक सनस्क्रीन आती है, उसको अपने हाथ पे और पूरी बॉडी में लगाकर ऐसे समुद्र के किनारे लेट जाएंगे, फिर उसी को वो पूरा मतलब उसी समुद्र में धुल देते, मतलब जब नहाते हैं उसी में तो पूरा धुल जाता। तो उससे क्या होता है कि वो जो प्रवाल हैं उसके आसपास समुद्र में, तो वो प्रवालों को नुकसान पहुँचा रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है कि प्रवालों की दिन पे दिन उनकी डेथ होती जा रही है या उनकी जनसंख्या कम हो रही है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो अभी जस्ट अभी क्या किया है, तो उसी सन स्क्रीन को, किसको, सन स्क्रीन को, जो सन स्क्रीन है उसी सन स्क्रीन को क्या किया है, प्रतिबंध किया है, मतलब कि अभी उसको एकदम पूर्णतः एबोलिश कर दिया है कि क्या किया जाए, एबोलिश किया जाए, पूर्णतः रोक लगा दी, स्टॉप कर दिया है। तो सबसे पहले अभी जो किया अभी हाल में वो थाईलैंड ने किया, किसने किया, अभी हाल में, अभी जस्ट, तो ये कर दिया जस्ट, ये तो जस्ट किया, अभी ये था करंट में। इससे पहले पलाऊ कर चुका है और अमेरिका कर चुका है। तो देखो पलाऊ एक आपका क्या है, एक द्वीप है, और अमेरिका, अमेरिका जानते हो आप बहुत बड़ा कंट्री है। तो ये देखो अभी हाल में थाईलैंड ने किया, इससे पहले पलाऊ और अमेरिका ये चीज़ कर चुके हैं। ये मैं बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। और बाकी आपका मूंगा चट्टान और प्रवाल द्वीपों से संबंधित टॉपिक है, तो आप याद रखना, ये सब चीज़ें याद रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जियोग्राफी का तो पार्ट है, और जियोग्राफी के साथ साथ ये हमारा एनवायरनमेंट का भी पार्ट है, और वर्ल्ड जियोग्राफी में भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे मैंने अभी जो ओशिनिया का पार्ट पढ़ाया था वहीं पे सबसे ज़्यादा दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रवाल और मूंगा चट्टान पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि दुनिया के सबसे बड़े मूंगा चट्टान और प्रवाल द्वीपों की, तो वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है। क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये सब चीज़ें यार याद रखना। देखो मैं वही बता रहा, पढ़ते टाइम अगर करंट अफेयर में कोई ऐसी चीज़ रहती है, कोई टॉपिक रहता है, तो उसका बैकग्राउंड जाके आप एक बार पूरा इन्फॉर्मेशन ले लिया करो। अगर ना हो जानकारी या जिस चीज़ के बारे में आपको डाउट हो रहा हो, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उस पर मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन के तहत फुल इन्फॉर्मेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और जोग्राफिकल जो भी बनेगा, मैं आपको कोशिश करूँगा आपको सेटिस्फैक्शन करने की। बाकी मैं यही बोलूँगा कि आप कोशिश कीजिए, अगर पढ़ना चाहते हो, रियल में पढ़ रहे हो या रियल में कुछ अच्छा सीखना है, तो ये आप जरूर करिए। तो प्रवालों और मूंगा चट्टानों
कि नुकसान पहुंचाने वाली सनस्क्रीन को अभी रोक लगा दी। सबसे अभी हाल में थाईलैंड ने लगाई, इससे पहले पलाऊ और अमेरिका ने लगाई। अगला पॉइंट देखिए मेरे साथ, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन। वैश्विक शिक्षा मतलब तो वर्ल्ड लेवल पे जो शिक्षा का एक कन्वेंशन हुआ है, ये कहाँ किया गया है, ये आपका हुआ है लंदन में, वर्ल्ड लेवल पे। तो ये याद रखना कि वर्ल्ड लेवल पे जो एजुकेशन कन्वेंशन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, तो वो लंदन में हुआ है। एक अभी वायरस मिला है मारबर्ग वायरस, याद रखना ये इंपॉर्टेंट नाम है मारबर्ग। मारबर्ग वायरस अफ्रीका के गिनी में मिला है। कहाँ मिला? अफ्रीका का एक देश है गिनी में। यह वायरस चमगादड़ के, जो चमगादड़ बेट है उसके उस चमगादड़ से लोगों में फैल रहा है। ये है क्या, मैं बता दूं आपको, पता है अफ्रीका है, अफ्रीका जो दुनिया का सब सेकंड नंबर का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और जो चारों गोलार्धों में आता है। इसी का अगर मैं बात करूं, जो गिनी एक कंट्री है और गिनी का तट भी बहुत फेमस है, और यहीं पे बात करूं एक किनारे पे, यहीं पे एक सेलेब्री कोस्ट है, इसी पे सबसे ज़्यादा दुनिया का दासों का व्यापार होता था, गुलामों का व्यापार होता था। और यहीं उनकी गिनी की खाड़ी पड़ेगी, आप अगर मैप पे खोलोगे जो आपको एटलांटिक ओशियन मिलेगा, उसमें जाके देखना एटलांटिक ओशियन में ही, और यहीं पे एक लाइन निकलती है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, या उसी को हम नाम दे सकते हैं 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, जो ग्रीनविच लंदन की ग्रीनविच से निकली है। और यहीं से एक और लाइन यहाँ क्रॉस करेगी, इसको वो करेगी आपको 0 डिग्री अक्षांश, मतलब कि कौन सी लाइन करेगी, 0 डिग्री इक्वेटर। और जब ये दोनों लाइन उसको क्रॉस करती हैं तो ये क्रॉस करती है कहाँ पे, गिनी की खाड़ी में। तो उसी खाड़ी के बगल से देश लगा है गिनी, तो उसे अभी देखो मारबर्ग वायरस मिला है, जो कहाँ पे मिला है, अफ्रीका के गिनी। तो आप देखो इससे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो आप इनकी लोकेशन जानिए, मैप पे क्या है, मैप पे लोकेशन जानने के साथ गिनी के पड़ोसी कंट्रियों की लोकेशन जानिए, और ये फेमस क्यों है, क्या इसकी राजधानियां हैं, ये सब आप एक बार मैप पे देख लीजिएगा। मारबर्ग वायरस मिला है, अफ्रीका के गिनी में मिला है, यह वायरस चमगादड़ से डायरेक्ट लोगों में फैल रहा है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ये भी याद रखना। इसके बाद मेरे साथ देखिए नेक्स्ट पॉइंट, WHO जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अभी भविष्य में उत्पन्न होने वाले रोग, जो भविष्य में फ्यूचर में नई बीमारियां आएंगी का पता लगाने के लिए SAGO क्या सैगो नामक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह का गठन किया है। SAGO मैं बता दूं अभी क्या किया है, जो WHO है, जो अभी हमारे कोविड-19 इतनी बड़ी महामारी आई थी, इतना बड़ा एपिडेमिक आया था, और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई थी। और अभी ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से हम इसके लिए तैयार नहीं थे, पहले से हमारे पास कोई प्लान नहीं था। वो ऐसा तो जानते नहीं थे कि कितना लंबा जाएगा, किस प्रकार से इफेक्ट करेगा, लोगों को किस प्रकार से अपने आप को उससे बचाना चाहिए। नहीं, किसी के पास कोई प्लान नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास प्लान नहीं था, न कोई डिफेंस के पास प्लान था, न कोई पुलिस के पास, न कोई मेडिकल के पास, किसी के पास कोई प्लान नहीं था, न किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो ऐसे में करें क्या? तो आपको पता है कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो स्वास्थ्य के लिए काम करती है, तो इसने अभी हाल में कहा कि अगर फ्यूचर में, भविष्य में कभी कोई ऐसी बीमारी आती है, या कोई ऐसा वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी ऐसा संबंधित रिलेटेड है, तो उसको हमें पहले ही से तैयार रखेंगे। उसके लिए एक इन्हें टीम गठित की है जिसका नाम है SAGO, और जो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समूह सलाहकार समूह है, ये पहले से इन सब चीज़ों को पहले से क्या करेंगे, उस पर रिसर्च करने के पहले उनके सबसे जो बचने के कारण है उन सब पे क्या अपने अपने सुझाव पेश करेंगे। तो ये बनाया, तो याद रखना ये किसने किया है कि सैगो का गठन किया है, तो WHO ने। इसको देखिए अगला इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी का नाम आया है। देखो तो महात्मा गांधी मोस्ट अपने पता है राष्ट्रपिता है, तो शांति और अहिंसा, इनके तो ये 7 पिलर में से 2 पिलर हैं, शांति और अहिंसा हमेशा बात करते थे। तो बढ़ावा देने के लिए अभी अमेरिका ने अभी अमेरिकी एक सम्मान है, इनका प्राइज है, अमेरिकी कांग्रेस से सम्मानित किया है। अमेरिका में एक अमेरिकी कांग्रेस नाम से एक प्राइज रहता है जो सबसे सम्मानित व्यक्ति को दिया जाता है, जो दिया किस लिए गया, शांति और अहिंसा के लिए। तो गांधी जी को वही बात कही गई है कि महात्मा गांधी को मरणोपरांत, अभी मतलब डेथ के बाद ही मिला, अभी मिला है, मतलब अगस्त मंथ में अनाउंसमेंट हुई 2021 में, शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी कांग्रेस से सम्मानित किया है। जो अमेरिकी कांग्रेस है, उस अमेरिकी कांग्रेस मतलब एक सम्मान है, प्राइज है, उससे सम्मानित किया है। तभी याद रखना कि किसको अभी हाल में अमेरिकी कांग्रेस से सम्मानित किया गया है, तो गांधी जी को सम्मानित किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा ये पॉइंट। इसके बाद देखिए आपने मेरे साथ पहली स्लाइड को कंप्लीट किया, मैं यहाँ पे आपके सेकंड स्लाइड की बात करता हूँ। स्वीडन
ग्रीनलैंड स्टील, ग्रीन स्टील, जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण किया है, करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो स्वीडन, जो आपको कंट्री को पता है, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, ठीक है, ये सब कंट्री पास में लगे। और जो कैसे स्कैंडिनेवियाई कंट्री हैं जो यूरोप के देशों में आते हैं, तो ये वही स्वीडन है। स्वीडन ने भी ग्रीन स्टील, ग्रीन स्टील मतलब एकदम ग्रीन स्टील बनाया है, हरा स्टील, जिसका मतलब क्या है, जीवाश्म मुक्त स्टील है। इसमें कोई फॉसल्स नहीं है, एकदम प्योर ग्रीन है, जिसमें और इस नाम के कोई भी इसमें पॉल्यूशन या सब उसका इस प्रकार से कुछ होगा कि पॉल्यूशन टाइप का कुछ उससे होने वाला हो, तो ये सब चीज़ें उसमें नहीं मिलने वाला। और ये दुनिया का पहला ऐसा करने वाला देश बन गया है कि ग्रीन स्टील बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना, और साथ साथ जीवाश्म मुक्त स्टील बनाने वाला बना, तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको याद रखना, ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट देखिए, भुवनेश्वर के उड़ीसा, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, तो भुवनेश्वर भारत में 100% कोविड-19 टीकाकरण मतलब वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला शहर बना। तो ये देखो, जो उड़ीसा का शहर है भुवनेश्वर, भारत में 100% कोविड-19 का टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया। यही मैं बात करूं, ये शहर बना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि भारत का पहला यूटी या यूनियन टेरिटरी वाला कौन सा बन गया है, मतलब स्टेट, तो वो लद्दाख बना है। और अगर मैं गांव की बात करूं तो बैनांग करके है, जो आपका जम्मू कश्मीर में है। और मैं बताया भी था इससे पहले लेक्चर में, करंट अफेयर में बता भी चुका। तो एक बार आप कोरोना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे हैं कि कहाँ पर ये चीज़ स्टार्ट की गई, कैसे, किस प्रकार से प्रोसिक्यूशन है, किस प्रकार से प्लान चलाए गए, तो एक बार थोड़ा सा उसको आप देख करके जाइएगा तो ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़रूर एक दो क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से पुटअप करेगा। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट इंपोर्टेंट हो गया। अगला, केरल में भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक, इंपोर्टेंट है। केरल किस राज्य में, केरल में हृदय की विफलता वाले रोगियों का उपचार किया जाएगा। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया। अभी तक पूरे भारत में कहीं, जैसे किसी बंदे का अगर हार्ट फेल मतलब हार्ट अटैक आता है और उसकी अगर सांसें रुक जाती हैं, जो अपना हार्ट है, जो उसकी बीट है वो बंद हो जाती है, हार्ट जैसे कि दिल की धड़कन बंद हो जाती है, हार्ट अटैक आता है, तो इस कंडीशन में तो इन्होंने बोला है कि हार्ट फेलियर भारत का पहला बायो बैंक बनाया। क्या बनाया, बायो बैंक बनाया, जो क्या करेगा, हृदय के जो विफल, जिनका हार्ट फेल हो गया है, उन रोगियों का उपचार किया जाएगा। जिनका हार्ट फेल हो गया है तो उनका क्या किया जाएगा, उपचार किया जाएगा। तो स्पेशल यहाँ पे इसी चीज़ के लिए वर्क होगा। तो ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। और भारत में अभी ये हार्ट अटैक से रिलेटेड बहुत सारी समस्या और बहुत बीमारी अभी चल भी रही है, क्योंकि अभी न्यू जितने भी हमारे बॉलीवुड हो चाहे टॉलीवुड हो, और भी जितनी नई, और ऐसा नहीं कि अभी मैं केवल यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, और भी जितनी भी इंडस्ट्री है, जैसे हमारे आसपास आपने देखा होगा अभी नए लड़के 25, 30, 35 साल मतलब नई एज में है, यंगेस्ट है, उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये होना भी चाहिए, ये अच्छा कदम है केरल सरकार की तरफ से, ये सही भी है। तो याद रखना इस पॉइंट को, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्वर्ण पदक विजेता मतलब जो गोल्डन मेडल जीता है, गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा। सभी जानते हैं भाला फेंक से रिलेटेड है, अभी इनने इतिहास क्रिएट कर दिया है और भारत का पहला गोल्ड भी लाए हैं, तो और इम्पोर्टेंट है। ओलंपिक में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे अभी, तो नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा, तो 7 अगस्त को मनाया जाएगा। तो स्वर्ण पदक विजेता है मतलब कि गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंक से रिलेटेड है। इसमें इनको 7 अगस्त के सम्मान में इनको क्या दिया गया है, भाला फेंक दिवस के रूप में दिया गया। अगला देखिए बिहार का बक्सर। देखो बक्सर जिला आ गया, आपको पता है बक्सर का युद्ध, बक्सर के याद आता है बक्सर का युद्ध। यहाँ से पूरी भारत की जो केंद्रीय शक्ति थी और राज्य की शक्ति पूरी खत्म हो चुकी थी। पूरे यहाँ पे राइट्स, दीवानी राइट्स अंग्रेजों को दे दिए थे, जो मतलब कि इलाहाबाद की संधि थी यहाँ पे। तो याद रखना ये सब चीज़ें, आप हिस्ट्री भी इसके साथ पढ़ना बक्सर की, ठीक है। देखो यहाँ पे यही क्वेश्चन पुट अप करता है क्या बिहार से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई और क्या बक्सर जिले से आ गई, और इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ है। तो बक्सर जिले में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मन की स्थापना की गई है। ये क्या है, ये विभिन्न प्रकार के कचरे का रिसाइकलिंग करेगा। जो कचरा हो, चाहे वो सूखा हो या गीला कचरा हो, चाहे प्लास्टिक हो चाहे कागज, किसी प्रकार का, वो क्या कर देगा, कचरे को रिसाइकिल कर देगा। ये किसके द्वारा चलाया गया, तो बेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत इसको विकसित किया गया। तो ये 2 मिशन है, बेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत ये किया जा रहा है, तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो ये आप याद रखना, मैं बार बार वही आपको समझा रहा हूँ कि बिहार के बक्सर जिले में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है। ये विभिन्न प्रकार के कचरे का रिसाइकलिंग होगा और वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत ये विकसित किया जाएगा। तो ठीक है, ये याद रखना। तो बिहार के बक्सर, और इससे रिलेटेड आप इसका हिस्ट्री भी पुराना जाके पढ़ सकते हो। 15 अगस्त 2021 को, 15 अगस्त बताए हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इसी दिन हमने आज़ादी प्राप्त की। तो आज़ादी का 75वीं कौन से नंबर की वर्षगांठ बनाई गई है? तो हमने जो ये सेलिब्रेशन किया है 75 एनिवर्सरी बनाई गई है। और इसके अवसर पर टोक्यो ओलंपिक में जो भाग लेने वाले खिलाड़ी थे उनको इन्वाइट किया गया। इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी तक जितने भी हमारे मतलब कि इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी तो उसमें किसी न किसी कंट्री के पीएम को या किसी न किसी कंट्री के मतलब प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया था। लेकिन अभी ये देखिए कि इस बार जो हमने इनवाइट किया है, जो टोक्यो ओलंपिक में जो हमारे खिलाड़ी हैं जिन लोगों ने भाग लिया था उनको उनके सम्मान भी दिया गया और इसमें उनको मेहमान के रूप में यहाँ पे गेस्ट के रूप में बुलाया गया। तो यह याद रखना। एनटीपीसी पता है जो भारत में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादक करने वाली कंपनी है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रो फ्यूलिंग स्टेशन बनाया है, लेह लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। तो ये एनटीपीसी करेगी। तो एनटीपीसी के द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन जो लद्दाख में होगा स्थापित होगा। इसका देखिए आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस या भारतीय तिब्बत बॉर्डर पुलिस या सीमा पुलिस में 2 महिलाएं अधिकारी नियुक्त हुई। एक तो प्रगति नाम है उनका और एक का नाम दिशा है। तो याद रखना कि प्रगति और दिशा नाम की अधिकारी किस फोर्स में अपॉइंट की गई है। सीधा क्वेश्चन बनेगा ये आपका जो डिफेंस जैसे एग्जाम में, तो ये सब पूछता है, सब डिफेंस से रिलेटेड है कि प्रगति और दिशा नाम की, प्रगति और दिशा क्या है या प्रगति दिशा किससे रिलेटेड है। तो आईटीबीपी में, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस में इनको क्या अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया गया है, किस किस को, प्रगति और दिशा को। भारतीय वायुसेना मतलब इंडियन एयरफोर्स ने लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल टावर, सबसे ऊंचे क्या, मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, हाँ ये देखो इंपॉर्टेंट है, लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया। यह विमानों और हेलीकॉप्टरों को संचालन में नियंत्रण करता है। ये क्या किया गया, इसका ज़रूरत है क्योंकि जो पहाड़ी एरिया है लद्दाख, मनाली, लेह, ये सब पूरा आसपास का एरिया, उसमें पता है कितना सेंसिटिव एरिया है, बहुत ज़्यादा हमें रात दिन वहाँ पे ड्यूटी भी करनी पड़ती। तो हमारे जो विमान थे, चाहे वो फाइटर प्लेन हो चाहे हेलीकॉप्टर हो, कभी कभी इनको सिग्नल में प्रॉब्लम होने की वजह से सही समय पर मैसेज नहीं दे पाते या नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अभी ये करने से क्या होगा कि सही समय पे एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे देंगे और मैसेज भी एक समय पे पहुंच जाएगा। तो ये अच्छा है क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ भी रही है, बढ़नी भी चाहिए, ज़रूरत भी है। तो ये किया है, तो ये कहाँ पे किया जाएगा, लद्दाख में, ठीक है। इसका अगला पॉइंट देखो, स्वच्छ सर्वेक्षण 21 के तहत मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, कौन सा शहर, इंदौर शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया है। क्वेश्चन आएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन के तहत भारत को पहला वाटर प्लस शहर किसको घोषित किया गया है, तो वो इंदौर को किया गया। इससे पहले बता दूं इंदौर अभी 3 या 4 साल से कंटिन्यू किया है अपनी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में नंबर टॉप पर रहा, सबसे मतलब स्वच्छ शहर की सूची में नंबर 1st पोजीशन पे। तो ये भी और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये काफ़ी, ये भी याद रखना है क्योंकि एमपी के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश के हिसाब से और किसके हिसाब से, और अपने इंडिया के हिसाब से भी। 11 अगस्त को संसद ने, किसने, पार्लियामेंट ने 127वां 127 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विधेयक पारित किया है। यह राज्य और यूटी, यूनियन टेरिटरी को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार देगा। सॉरी, इसका क्या हुआ अभी हाल में कि जो इंडिया पार्लियामेंट है, भारतीय संसद ने अभी हाल में जो ओबीसी से रिलेटेड सूची, मतलब कि ओबीसी कैटेगरी में कौन कौन से कास्ट आएंगे, किन किन लोगों को रखना चाहिए, किन किन लोगों को नहीं रखना चाहिए, इसके पहले अभी जो डिसीजन होते थे जैसे ओबीसी, एससी और एसटी, ये सब चीज़ें डिसाइड जो करता था वो करता है मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अभी इस जो 127वां संविधान संशोधन विधेयक है, 127 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो लाई है गवर्नमेंट, इसका रीज़न है कि यहाँ पे
राज्य सरकारों को भी अब परमिशन मिल जाएगी कि वो अपने अपने राज्यों की ओबीसी लिस्ट या ओबीसी सूची, किन लोगों को ओबीसी सूची में रखना चाहिए वो रख सकते हैं, तो उसकी सूची या लिस्ट जारी करेंगे। तो वही बोला है कि 127 में संविधान संशोधन विधेयक पारित किया, यह राज्य और केंद्र शासित को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देगा। जो राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों को ये क्या दे देगा, राइट्स दे देगा, आप अपने हिसाब से अपने अपने राज्यों की सूची बना सकते हैं। तो ये भी याद रखना। इसके बाद आगे चलता हूँ, अगला पॉइंट, असम सरकार ने मवेशी संरक्षण विधेयक, तो याद रखना किस सरकार लाई है बिल, ये असम। तो मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 को विधानसभा से पारित किया है और इसमें गौमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। तो देखो ये असम सरकार ने भी हाल में किया है कि गौमांस को जो मतलब गौमांस है उसके बिक्री पर प्रतिबंध लगाया अपने राज्य में वहाँ पे। तो ये याद रखना कि किस राज्य सरकार ने किया है, तो असम ने किया। असम से रिलेटेड अगली न्यूज़ है असम काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो पता है आपको, एक हाथी गैंडे हाथी के लिए फेमस है, सैटेलाइट फोन से लैस। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे सैटेलाइट फोन से लैस कर दिया है, होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया। तो इम्पोर्टेंट है, क्यों बना है, इसका रीजन है यहाँ पे अवैध शिकार को प्रतिबंध करने के लिए। सैटेलाइट फोन से लैस भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क बना है काजीरंगा कि जिसको सैटेलाइट फ़ोन से लैस किया जाए। क्यों किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, अवैध शिकार हो रहा था जानवरों का, और दिन पे दिन इनकी संख्या कम होती जा रही है या फिर शिकारियों की कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही थी। तो इसको लेकर के कि अभी वहाँ पे एक एक जगह पे कैमरा सेट किए जाएंगे, सैटेलाइट फ़ोन्स भी लगाए गए हैं, जिससे कि न तो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, आराम से उन्हें आसानी से देखा जा सकता है। इसका मैं बता दूँ वही मेन पर्पज कि अवैध शिकार को प्रतिबंध करना, क्या है, अवैध शिकार को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। असम की जो रिलेटेड न्यूज़ है वो तो सारी याद कर लेना। ठीक है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय जीन बैंक, देखो दुनिया का दूसरे नंबर का राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया, नई दिल्ली के पूसा में। तो नई दिल्ली के पूसा के इस जीन बैंक में पादपों के बीज, किसके, पादपों के बीज को कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जाएगा। जो जेनेटिक सीड्स हैं या बीज हैं जो फसलों के रहते हैं या पादप के रहते हैं, प्लांट के, उन्हें कई समय तक, जैसे कि अभी रखा जाए तो नॉर्मली रखी जाए तो ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते, वो ख़राब हो जाते हैं या उनके बीज खराब हो जाएंगे या फिर जो उनके सीड्स हैं वो मतलब नॉर्मली तरीके से नहीं चल पाते। लेकिन अभी क्या किया है, तो दिल्ली में एक सेकंड नंबर का, दूसरे नंबर का राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है और इसमें पादप बीजों को कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट रहेगा तो याद रखना। इसका देखो अब बात आती है कि सर पहला कहाँ पे, तो दुनिया का पहला राष्ट्रीय जीन बैंक कहाँ पे है, हैदराबाद में। कहाँ पे है, हैदराबाद। तो ये याद रखना कि दुनिया का पहला फर्स्ट राष्ट्रीय जीन पार्क हैदराबाद है और दूसरा भी नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के चमोली जिला, कौन सा जिला, चमोली, भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क, क्या बनाया है, हर्बल पार्क की स्थापना की। यह पार्क कहाँ पे बनाया, उत्तराखंड के चमोली में। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क की स्थापना कहाँ की गई, जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर होगा। कितनी, 11,000 फीट की ऊंचाई पर होगा। तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 11,000 फीट की ऊंचाई पर हर्बल पार्क का स्थापना की गई है। तो ये आप पॉइंट अच्छी तरह से याद रखना। 16 अगस्त देखो क्या हुआ है, 16 अगस्त को भारत की एक प्रसिद्ध कवित्री, ये लेखिका है जिनका, और जो एक लेखिका होने के साथ साथ क्या रही है, स्वतंत्रता सेनानी, मतलब फ्रीडम फाइटर रही हैं। एक राइटर होने के साथ साथ, एक पोइट होने के साथ साथ एक फ्रीडम फाइटर भी रही हैं, जिनका नाम क्या, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनालिटी है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी कविताएं बहुत ज़्यादा हमारे दिलो दिमाग में भी हैं, बहुत ज़्यादा हमने पढ़ी भी हैं इनकी कविताएं। अभी हाल में इनकी 117वीं जयंती मनाई गई। क्या मनाई गई है, 117वीं जयंती को सेलिब्रेट किया गया है 16 अगस्त को। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला देखो, दिल्ली में भारत के पहले स्मोक टावर, पहला स्मोक टावर बनाया गया। इसका कहाँ पे बनाया गया, कनॉट पैलेस में। तो कहाँ पे, दिल्ली। तो दिल्ली के कनॉट पैलेस में भारत का पहला स्मोक टावर बनाया, किसके द्वारा बनाया गया है, तो जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। कौन है, अरविंद। तो अरविंद केजरीवाल द्वारा इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो ये भी याद रखना।
क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो दे देगा क्या, मोदी मतलब हमारे जो वर्तमान के पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है, नहीं, तो इसका उद्घाटन अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया। या फिर मान लो प्रेसिडेंट भी दे दे कि प्रेसिडेंट ने क्या इसका उद्घाटन किया है, नहीं, तो दिल्ली के जो सीएम है उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आगे देखो अगला पॉइंट, लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल। देखो अब तक का सबसे ऊंचाई पर स्थित लद्दाख, कहाँ पे, लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। इसका अगला देखो, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पे कर दिया। किसके नाम पर, तो महाराष्ट्र के जो पुणे है, पुणे में जो स्थित है सेना खेल संस्थान, उसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया और जिसकी घोषणा कर दी है। तो याद रखना कि नीरज चोपड़ा स्टेडियम की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है, तो महाराष्ट्र ने की है, पुणे में की है, और एक यहाँ पे सेना खेल संस्थान था, उसका नाम होगा नीरज चोपड़ा स्टेडियम। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग, देखो केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, तो ये दो मिनिस्ट्री हैं, एक तो केंद्रीय परिवहन और दूसरी राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के नंबर प्लेट को लेकर के भारत श्रृंखला एक चलाई है, भारत सीरीज। क्या चलाई है, भारत सीरीज। भारत सीरीज चलाई है, ठीक है। और इस भारत सीरीज का मोटर वो रखा है BH, क्या रखा है, BH सीरीज। तो इसका मतलब क्या, श्रृंखला शुरू की है और जिसमें BH सीरीज का नंबर लेने पर, जो BH सीरीज का नंबर लेने के बाद गाड़ियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर या दूसरे राज्य में ले जाने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। केंद्रीय परिवहन, सेंट्रल ट्रांसपोर्ट एंड राजमार्ग मंत्रालय एंड स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रीट के नए वाहन जो न्यू व्हीकल्स आने, इनकी नंबर प्लेट को लेकर के है कि भारत श्रृंखला BH सीरीज चलाई है। ये क्यों चलाई है कि अगर कोई अभी जो नंबर प्लेटों पे UP MP जो लिख करके आता था, या मतलब आंध्र प्रदेश से लेंगे तो AP लिख के आएगा, जैसे महाराष्ट्र आके लेंगे तो MH ऐसे करके आएगा। अगर कोई इस सीरीज की गाड़ी लेता है, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर या कोई भी मतलब वाहन, तो वो ज़्यादातर ये 4 व्हीलर बड़े वाहनों के लिए है, तो लेता है तो ये BH करके आगे सीरीज रहेगी, उसका नंबर रहेगा। तो ऐसे में क्या हमें, जैसे अभी UP की गाड़ी लें या MP लेके जाए या महाराष्ट्र से लें या फिर मान लो हम केरला से कोई गाड़ी लाए, जम्मू कश्मीर से, तो उसको हम अपने राज्य में स्टेट में ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा। लेकिन अगर हम BH सीरीज की गाड़ी लेते हैं तो हमें ट्रांसफ़र कराने जैसा कोई भी यहाँ पे कोई इशू होता ही नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता कि किस मंत्रालय ने किया है, तो राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस, एक ब्रिटिश कंपनी है जिसका नाम है हाउस प्रेस, ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें चीन का होटन शहर, एक शहर है चीन का होटन शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर का टाइटल मिला है। प्रदूषित शहर का है। तो क्वेश्चन अभी चेंज हुआ, देखो इससे पहले कहीं बीजिंग था, फिर भारत का दिल्ली आया, फिर ये सब डाटा चेंज होते रहे, आगे पीछे हर साल ये डाटा चेंज होते रहते हैं। अभी हाल में जो डाटा चेंज आया है अगस्त मंथ का है 2021 का, इसमें आया कि ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस रिपोर्ट ने जारी की और जिसने चीन के होटन शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना है। और भारत का उत्तर प्रदेश, कौन सा, भारत के उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, कौन सा जिला, गाजियाबाद जिला या गाजियाबाद शहर को दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे प्रदूषित शहर, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। देखो पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित शहर या सिटी कौन है, तो होटन शहर है। वो कहाँ का है, चाइना का है। और अगर मैं वही बात करूं कि भारत को लेकर, तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का क्या है, गाजियाबाद है। तो ये देखा, ये रहा आपका तीनों स्लाइड यहाँ पे कंप्लीट। ये पहली स्लाइड हमने देखी, सेकंड और थर्ड। तो ये अगस्त में, जो अगस्त के हिसाब से यहाँ पे इम्पोर्टेंट थे, तो मैंने उस हिसाब से यहाँ कवर करवा दिया जितना यहाँ पे हमें जानना था इसके बारे में। हमें बता दें, यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट डे नहीं लिख रहा, मैं उनका अलग से सीरीज दे दूंगा महत्वपूर्ण दिनों की। तो जो इम्पोर्टेंट रहेंगे 20 से 25 निकाल के दे दूंगा 1 ईयर के, उतना सा आप देख लेना, बाकी आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो। तो ये सीरीज आपका मंथ अगस्त आपका भी कंप्लीट है, इसका सितंबर मिल जाएगा आपको और अक्टूबर मिल जाएगा। तो जिसमें 15 अक्टूबर तक का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, क्योंकि 14 नवंबर को पेपर है। पेपर एग्जाम के 25 से 30 दिन पहले सेट
हो जाता है। तो आपको केवल 15 अक्टूबर तक का देखना है, इससे ज़्यादा नहीं देखना। बाकी आप यहाँ अगर चाहो तो जनवरी से अक्टूबर तक का देख सकते हो, जिसमें आपको 10 महीने का बाकी ज़रूरत नहीं। मैं कहूँगा वैसे आप अप्रैल से देखो, ज़्यादातर क्वेश्चन का अराउंडिंग यही रहेगा, इतने में आपका काम हो जाएगा। ये आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना। हाँ, एक बात और बता दूं, अगर कोई चीज़ आपको डाउट हुई हो, क्लियर ना हुई हो, या जो चीज़ आप समझना चाहते हो, जो एक्स्ट्रा चीज़ आपको और लगता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने डाउट पूछिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट क्लियर करने की। और हाँ, एक बात और बता दूँ, आप ये लेक्चरों को, जो करंट अफेयर है और भी जो लेक्चर हैं, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करो, क्योंकि इसलिए मैं बोला क्योंकि और भी जितने भी आपके फ्रेंड हैं या दोस्त हैं, उनको भी उनका फ़ायदा मिल जाएगा। उनके भी जो एग्ज़ाम है आपके फ्रेंड सर्किल में है, तो उन सबको आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लेक्चर को शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगता है आपको तो, अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, नहीं लगता तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो यही मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट होता है तो ये मेरे साथ आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले मंथ में, अगस्त ये कंप्लीट किया मैंने। ओके, थैंक यू।